वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुमनाम नाइट में, जहां हर रात अंधेरे की परछाइयां कुछ नया सच उजागर करती हैं और हर कहानी में छुपा होता है एक गहरा रहस्य। और आज फिर लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर चैन से सोने नहीं देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या डर सच में सिर्फ दिमाग का खेल है या कुछ और। यहाँ हर किस्सा, हर आवाज, हर सन्नाटा आपको उस जगह ले जाएगा जहां यकीन और डर के बीच की लकीर मिट जाती है। तो अगर आप दिल से बहादुर हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गुमनाम नाइट में अब शुरू होने जा रही है एक सच्ची डरावनी दास्तान। और हाँ दोस्तों, एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आप सब कहानियां तो बड़े शौक से सुन लेते हो, लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूल जाते हो यार। थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, क्योंकि आपकी हर एक क्लिक, हर एक कमेंट मुझे और डरावनी और सच्ची कहानियां आपके लिए लाने की ताकत देती है। और हाँ, कहानी को पूरा सुना करो दोस्तों, क्योंकि डर का असली मजा तो हमेशा एंडिंग में ही छिपा होता है। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो यकीन से परे होता है। तो अगर आपको हमारी ये रहस्यमय कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गुमनाम नाइट की दुनिया में हर हफ्ते रात के सन्नाटे से आती है एक नई सच्ची कहानी। नीचे कमेंट करके बताइएगा आज की कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा डराया, या फिर किस हिस्से ने आपको सच और झूठ के बीच सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, लाइट्स ऑफ कीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में कभी अकेले हाईवे पर सफर नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अशोक मंडल जी की कहानी, अशोक मंडल जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक मंडल। बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव डुमरांव से हूं मैं। उम्र अब 48 हो गई और जिंदगी का आधा हिस्सा तो इस ट्रक की स्टीयरिंग पर बीत गया। लोग मुझे कहते हैं बक्सर वाला अशोक ड्राइवर, जो सड़क के हर मोड़ को पहचानता है। लेकिन आज जो किस्सा मैं सुनाने बैठा हूं ना, वो कोई आम सड़क का नहीं। ये उस रास्ते का किस्सा है जिसे ड्राइवर लोग मौत का हाईवे कहते हैं। रांची से जमशेदपुर जाने वाला NH 33 थोड़ा रुकता है, एक गहरी सांस लेता है, जैसे यादें लौट रही हों। दिसंबर 2024 की वो ठंडी रात आज भी मेरे खून में जमी हुई है। मुझे रांची से जमशेदपुर स्टील पाइप का बड़ा लोड लेकर निकलना था। ट्रक था मेरा प्यारा अशोक लेलैंड, मॉडल 3118, वही जो हर ड्राइवर का सपना होता है। शाम के ठीक 6 बजे नामकुम से मैंने गाड़ी उठाई। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। इंजन गर्म हो चुका था, हेडलाइट की चमक सड़क पर चांदी बिखेर रही थी, और मेरे मन में बस एक ही ख्याल, सुबह 4 बजे तक जमशेदपुर पहुंचना है। अब सुनो, इस हाईवे के बारे में पहले से कई बातें सुनी थी। लोग कहते हैं कि इस सड़क के दोनों छोर पर रांची और जमशेदपुर 2 छोटे मंदिर हैं जहां देवी का वास है। कहते हैं जो ड्राइवर बिना पूजा किए, बिना सिर झुकाए, बिना 1 रुपया चढ़ाए निकल जाता है, वो सड़क पर नहीं टिकता। हादसा पक्का। लेकिन उस दिन मैं जल्दबाजी में था। मैंने सोचा, कौन रुके रात के अंधेरे में, कौन जाए पूजा करने, और बस एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। वो थोड़ा मुस्कुराता है, फिर आवाज धीमी होती जाती है। शायद उसी वक्त मैंने अपने भाग्य पर खुद पहिया चढ़ा दिया था। जैसे जैसे मैं टैमरा की तरफ बढ़ा, जंगल गहराने लगा। पहाड़ियां अंधेरे में डूब चुकी थीं। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई बस, न कोई ट्रक, न कोई इंसान। बस मेरी गाड़ी की हेडलाइट और इंजन की गड़गड़ाहट उस वीराने को चीर रही थी। और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ट्रक को पीछे से पकड़ लिया हो। गाड़ी की स्पीड जो 70 पर थी, खुद ब खुद 50 पर आ गई। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। क्लच छोड़ा, ब्रेक देखा, सब सही। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे 14 पहियों को जमीन से बांध दिया हो। मैं घबरा गया, हाथ कांप रहे थे। साइड मिरर में देखा तो बस काला अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद टायर पंचर हो गया या इंजन गर्म हो गया हो। गाड़ी को मैंने सड़क के किनारे रोक दिया। पास ही एक सूखा बरगद का पेड़ था, वही बरगद जिसके नीचे लोग दिया जलाकर जाते हैं।
वह जगह चंडील डैम से ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही मैंने इंजन बंद किया, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई देने लगी। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे उतरा। हवा में ठंड की सुइयां चुभ रही थीं। टॉर्च की रोशनी में सारे टायर देखे, सब सही थे। इंजन खोला, सब ठीक। तो फिर ये ट्रक चल क्यों नहीं रहा? मैं बड़बड़ाया। मैं पीछे गया ट्रक के माल वाले हिस्से की तरफ, और जो देखा उसने मेरी रूह खींच ली। थोड़ी देर सन्नाटा, फिर उसकी आवाज कांपती है। स्टील पाइप के ऊपर कोई लेटा हुआ था, कोई इंसान, लेकिन उसका सिर नहीं था। वो लंबा, गठीला, चौड़ा आदमी था जिसने काले कपड़े पहने थे। उसका शरीर सूखी राख जैसा था, जैसे किसी ने जलाकर फेंक दिया हो, और सिर की जगह एक काला धुआं हवा में तैर रहा था। उसके दोनों हाथ मेरे ट्रक के लोहे के एंगल्स को इस तरह दबाए हुए थे जैसे वो पूरे ट्रक को अपनी छाती से रोक रहा हो। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज गले में फंस गई। पैर जमीन में धंस गए। टॉर्च हाथ से छूटकर गिर गई। अंधेरे में सिर्फ इंजन के ठंडे होने की टिक टिक आवाज आ रही थी। फिर मेरे पैरों के पास कोई चीज लुढ़की। मैंने नीचे देखा। टॉर्च की कमजोर रोशनी में एक गोल चीज चमकी। वो सिर था, इंसान का सिर। वो सिर हिला, लुढ़का और मुस्कुराया। उसके होंठ हिले, और उसी वक्त मेरे ट्रक के केबिन के अंदर से एक ठंडी गूंजती हुई आवाज आई। क्या हुआ ड्राइवर? मंदिर में पूजा नहीं की? अब सफर पूरा नहीं होगा। अब यहीं रह जाओगे हमारे साथ। मेरी सांस रुक गई। दिल की धड़कन जैसे फटने लगी। मैं भागकर केबिन में चढ़ा, कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन ने एक बार झटका खाया, फिर स्टार्ट हो गया। मैंने ब्रेक छोड़े बिना एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक चीखा, पहिए घिसे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। चल चल बे, मैं लगभग रोते हुए बोला। तभी ट्रक एक झटके में उछला, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, और मैं बिना पीछे देखे भाग निकला। रात के सन्नाटे में सिर्फ मेरे इंजन की चीख थी। सड़क खाली, जंगल गूंगा, आसमान में कोई तारा नहीं, बस मैं और मेरा डर। मैंने 100 की स्पीड पकड़ी। किसी मंदिर, किसी पहाड़ी, किसी बोर्ड पर ध्यान नहीं, बस भाग रहा था। जब जमशेदपुर पहुंचा तब सुबह के 4 बजे थे। मैंने ट्रक रोककर चैन की सांस ली, लेकिन जो देखा उसने फिर हड्डियां जमा दी। मेरे केबिन की सीट पर, जहां मैंने पानी की बोतल रखी थी, वहां राख और सूखे पत्तों का ढेर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां झलकर बैठा था। मैंने बिना कुछ बोले माल उतरवाया और उल्टे पैर वापस रांची की ओर निकल पड़ा। इस बार जब रास्ते में मंदिर आया, वही देवी का मंदिर, तो मैंने ट्रक रोका। मैंने माथा टेका, नारियल फोड़ा और उस रात के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई, NH 33 पर रात में कभी नहीं चलूंगा। वो हल्का सा हंसता है, लेकिन हंसी में डर छिपा है। लोग कहते हैं सड़क पर जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, पर मैं कहता हूं सड़क पर जो दिखता है वो हमारा अतीत भी हो सकता है। क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वो बस शुरुआत थी। वो सिर कटा आदमी, वो राख का शरीर, वो मुस्कुराता सिर, वो सब खत्म नहीं हुआ था। वो बस मेरी अगली यात्रा का इंतजार कर रहा था। अब सुनो दोस्तों, उस रात के बाद मैंने ठान लिया था कि NH 33 पर दोबारा नहीं जाऊंगा। लेकिन किस्मत, वो तो ड्राइवर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में ही कंपनी का फोन आ गया। अशोक, तुम्हें एक जरूरी डिलीवरी करनी है, वही रांची से जमशेदपुर रूट। माल भारी है, भरोसेमंद ड्राइवर चाहिए। मैंने मना किया, कसम खाई थी मैंने। पर जब मालिक ने कहा कि अगर मैं नहीं गया तो किसी और को भेज देगा, तो मेरे अंदर कुछ चुभा। मैं सोचने लगा, क्या मैं डर गया हूं? मैं अशोक मंडल, जो 20 साल से स्टीयरिंग संभालता है, वो एक परछाई से डर गया? बस उसी जोश में मैंने हाँ कह दिया। वो सिर झुकाकर धीमे से हंसता है। कभी कभी जोश मौत का दूसरा नाम होता है। इस बार मैंने पूरी तैयारी की थी। मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाया, देवी से माफी मांगी, ट्रक की पूजा की, नारियल फोड़ा और रास्ते के लिए मीठा प्रसाद रखा। रात के करीब 8 बजे रांची से चला। ट्रक फिर वहीं अशोक लेलैंड 3118 था, लेकिन इस बार इंजन नया लगवाया था। रास्ता वही, लेकिन उस दिन का आसमान कुछ अलग था। बादल ऐसे फैले थे जैसे किसी ने काला पर्दा डाल दिया हो। कभी कभी बिजली चमकती और सड़क पर पड़े पेड़ों की परछाइयां ऐसे दिखती जैसे कोई भागता हुआ आदमी। मैं अकेला था, लेकिन ट्रक की हेडलाइट के दायरे में जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो।
कभी खिड़की के पास साया दिखता, कभी मिरर में, पर जैसे ही मैं पलट कर देखता, कुछ नहीं। मैंने अपने पुराने साथी भोलू ड्राइवर की बात याद की। वो कहा करता था, अशोक भाई, हाईवे पर जब भी अकेले चलो और लगे कि कोई पीछे बैठा है तो डरना नहीं, बस हनुमान चालीसा पढ़ लो और बोलो, भूत पिशाच निकट ना आवे। फिर देखो सब गायब। तो मैंने वही किया। कुछ देर तक सब ठीक रहा। फिर रात के करीब 12 बजे मैं पहुंचा एक ढाबे के पास। भोले बाबा का ढाबा लिखा था बोर्ड पर। पहले तो सोचा आगे बढ़ जाऊं, लेकिन ठंड बहुत थी, नींद आने लगी थी। सोचा थोड़ा चाय पी लूं, फिर निकल जाऊं। ढाबा सुनसान था, बस एक पुराना बल्ब जल रहा था जो हर 3 सेकंड में झपक रहा था। अंदर गया तो देखा एक बूढ़ा आदमी अंगीठी के पास बैठा था, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखें लाल जैसे अंगारे। मैंने कहा, बाबा एक चाय मिल जाएगी? वो मुस्कुराया, बोला, मिल जाएगी बेटा, पर यहां बैठना मत, बाहर बैठ जा। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्यों बाबा? वो बोला, यहां अंदर बैठने वाले सुबह नहीं उठते। वो कहानी कहते कहते खुद थरथराता है, मानो वो पल फिर जी रहा हो। मैं हंस पड़ा। क्या बाबा, डराते क्यों हो? वो बोला, डराना नहीं बेटा, समझा रहा हूं। जो इस ढाबे के अंदर बैठकर खाता पीता है, वो सड़क पर गिरा मिलता है। सिर कटा। मेरा दिल धक से रह गया। सिर कटा, वही शब्द जो उस रात के भूत ने कहा था। मैंने जल्दी से बाहर आकर ट्रक के पास चाय ली। बाबा ने चाय देते हुए बोला, तेरा नाम क्या है बेटा? मैंने कहा, अशोक मंडल। वो तुरंत चौंका। अशोक मंडल? फिर बोला, जा बेटा, तेरे साथ वो लोग पहले ही चल रहे हैं, जल्दी निकल जा। मैं कांप गया। चाय हाथ से गिर गई। मैंने पूछा, कौन लोग? वो धीरे से बोला, जो मरे हैं इस सड़क पर, वो जिनसे तू बिना पूजा किए गुजरा था। मैं पीछे पलटा तो देखा ढाबे के बाहर सड़क किनारे 3 परछाइयां खड़ी थीं, एक लंबी, एक ठिगनी और एक औरत की, और वो तीनों धुएं की तरह हिल रही थी, लेकिन जमीन पर उनके साए नहीं थे। मैं बिना कुछ बोले ट्रक की ओर भागा, इंजन स्टार्ट किया और निकल पड़ा। पर जैसे ही हाईवे पर आया, ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। मैंने स्विच चेक किया, सब ठीक, लेकिन अब सड़क पर कुछ दिख नहीं रहा था। बस तभी हेडलाइट अपने आप जली और सामने सड़क के बीचों बीच वही सिर कटा आदमी खड़ा था। उसके बगल में वो औरत थी, चेहरे पर राख, आंखों में कोयले जैसी चमक, और उसके पीछे वो ठिगना आदमी जो मुझे देख रहा था और बुदबुदा रहा था, अब हमारी बारी है। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी वहीं थम गई। अचानक ट्रक के अंदर से आवाज आई, जैसे कोई केबिन में बैठ गया हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी, बोली, कितनी बार कहें इस रास्ते पर रात में मत चला कर। उसके हाथों में वही राख थी जो मैंने पहली रात के बाद केबिन में पाई थी। वो राख धीरे धीरे उड़कर मेरे चेहरे पर गिरने लगी। मेरा दम घुटने लगा, सांस लेना मुश्किल। मैंने दरवाजा खोला, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। केबिन में जैसे किसी ने तालियां बजाई, ठक ठक ठक। फिर वही आवाज, अब सफर पूरा नहीं होगा ड्राइवर। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था, दरवाजा खुला था और पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा, तू बच गया कैसे? मैंने कहा, कौन? उन्होंने कहा, रात को इसी जगह एक ट्रक जलकर राख हो गया, ड्राइवर का सिर नहीं मिला। मैंने चारों तरफ देखा और वहां दूर सड़क के किनारे भोले बाबा का ढाबा गायब था। वो जगह खाली पड़ी थी, बस राख का ढेर और जले हुए लकड़ी के टुकड़े। अशोक गहरी सांस लेता है और धीरे बोलता है, उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि वो ढाबा किसी और दुनिया का था। वो जो हर ड्राइवर को बुलाता है, जो उस हाईवे पर रात में चलता है, जो वहां रुकता है, वो कभी सुबह नहीं देखता। लोग कहते हैं उस ढाबे का मालिक खुद 10 साल पहले मरा था। रात में लूट के दौरान कुछ गुंडों ने उसे जला दिया था। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है, भोले बाबा के नाम पर ढाबा खोलकर ड्राइवरों को रोकती है। मैंने उस रात कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं बोला, बस ट्रक लेकर वापस रांची आ गया। लेकिन एक चीज साथ आ गई थी, वो राख की गंध। जहां भी जाता लगता कोई पीछे से बोल रहा है, अब सफर पूरा नहीं होगा। 3 महीने तक मैंने ट्रक नहीं चलाया, घर बैठा रहा, मां को कहा मैं बीमार हूं, पर रात में जब भी नींद आती तो वही चेहरा दिखता, वो सिर कटा आदमी, वो औरत,
और वो ढाबा जलता हुआ। एक दिन मेरे छोटे भाई ने कहा, भैया डर क्यों रहे हो, चलो मंदिर में चलकर पूजा कर लेते हैं। मैं मान गया। हम दोनों रांची से उसी मंदिर गए जहां मैंने पहली बार नारियल फोड़ा था। पंडित ने कहा, तुमसे कोई आत्मा जुड़ गई है जो चाहती है कि तुम उसकी अधूरी यात्रा पूरी करो। मैंने पूछा, कौन सी यात्रा? वो बोला, जिस दिन तू पहली बार उस रास्ते पर गया था उसी दिन एक ट्रक वाला उसी जगह मर गया था। वो तुझसे सवारी मांग रहा था, तू रुका नहीं, अब वो तुझसे हिसाब मांग रहा है। मैंने वहीं देवी के सामने कसम खाई, अगर उसने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं दूंगा, बस ये खेल खत्म कर दो। पंडित ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तूने वादा किया है तो 7 रातों के भीतर फिर वही रास्ता तुझे बुलाएगा, गहरी आवाज में कहता है। और 7वें दिन रात के 12 बजे मेरे फोन पर एक कॉल आया। अनजान नंबर था। मैंने उठाया। उधर से वही ठंडी गूंजती हुई आवाज आई, अब आखिरी सफर का वक्त आ गया अशोक। कमरे में सन्नाटा, सिर्फ लालटेन की रोशनी और मेरी भारी सांसें। उसकी आंखों में वही पुराना डर अब भी तैर रहा है। उस रात वो फोन मेरे लिए मौत का न्योता था दोस्तों। रात के ठीक 12:27 हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा और मैं अपने कमरे में अकेला था। मां सो चुकी थी, छोटा भाई दूसरे कमरे में। फोन की स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, बस एक ब्लैंक नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया और वो आवाज आई, वही आवाज जो मैंने 2 बार उस हाईवे पर सुनी थी। अशोक, अब आखिरी सफर का वक्त आ गया, मैंने कांपते हुए कहा। कौन है तू? उधर से हंसी आई, ठंडी, खौफनाक, जैसे किसी गहरे कुएं से गूंजती हो। फिर वही शब्द, जिससे तू बिना रुके गुजरा था वो अब तुझे लेने आया है। उस वक्त मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें पास आ रही हैं। हवा में राख की गंध फिर फैल गई थी। मैंने तुरंत पंडित को फोन किया, वही मंदिर वाला। उसने कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता बेटा, अगर तू भागेगा तो वो तुझे घर से भी उठा ले जाएगा। बस जो भी होगा उसका सामना उसी सड़क पर करना होगा जहां सब शुरू हुआ था। अशोक गहरी सांस लेता है, उसके हाथ थोड़े कांपते हैं। मैं जानता था अब भागना बेकार है। मैंने अपनी ट्रक की चाबी उठाई, हनुमान चालीसा जेब में रखी और मां के सिर पर हाथ रखकर बोला, सुबह तक लौट आऊंगा। मां बोली, कहां जा रहा है बेटा? मैं बस इतना बोला, जहां से डर शुरू हुआ था। रात के करीब 1 बजे मैं निकल पड़ा। ट्रक वहीं पुराना, लेकिन इस बार मैंने उसका हर कोना धूप से शुद्ध किया था। ट्रक के डैशबोर्ड पर देवी की तस्वीर, हनुमान जी की मूर्ति और एक नींबू मिर्च टंगी हुई थी। जैसे ही मैं NH 33 पर पहुंचा, हवा का रंग बदल गया। सड़क पर कोहरा था, लेकिन वो सफेद नहीं, धूसर था, राख जैसा। हेडलाइट जलाकर देखा तो सड़क के दोनों ओर वही पेड़, वही पहाड़, वही वीरानी। लेकिन आज वो सड़क किसी कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। वो थोड़ी देर रुकता है, फिर आवाज धीमी कर लेता है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, घड़ी ने 2 बजाए। अचानक मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। कोई स्टेशन नहीं लगा था, पर उसमें से वही आवाज आई, अशोक, अब मुड़ मत, सीधा चल, जहां सड़क खत्म होगी वहीं सफर पूरा होगा। मैंने रेडियो बंद किया, पर वो बंद नहीं हुआ। वो खुद बोलता रहा, मुड़ मत, सीधा चल। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक ने जैसे खुद रास्ता पकड़ लिया। करीब आधे घंटे बाद सड़क खत्म हो गई। सामने एक टूटी पुलिया थी और नीचे काला पानी। उस पुल पर लिखा था, यहां से आगे निर्माणाधीन मार्ग, प्रवेश वर्जित। पर मेरा ट्रक अपने आप चलता रहा। मैंने ब्रेक दबाया, नहीं लगा। क्लच दबाया, कोई असर नहीं, जैसे ट्रक खुद किसी के काबू में था। अशोक की आवाज अब कांप रही है। और तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में 3 आकृतियां दिखीं। वही सिरकटा आदमी, वही राख सी औरत और वो ठिगना साया। वो तीनों सड़क के बीचों बीच खड़े थे और उनकी परछाइयां अब ट्रक के शीशे तक चढ़ आई थीं। सिरकटा आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथों में कुछ था। वो मेरा ही फोन था, वही जो कुछ देर पहले मेरे पास बजा था। उसने फोन उठाकर मेरे ट्रक की विंडो पर पटका। फोन की स्क्रीन चमकी और उसमें मेरी ही तस्वीर दिखी, लेकिन मैं उस तस्वीर में मर चुका था। मेरा सिर नहीं था। मैंने घबराकर आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जय हनुमान। अचानक ट्रक ने झटका खाया और सब कुछ गायब हो गया। सामने फिर वही खाली सड़क थी। मैंने सोचा, शायद सब सपना था।
पर तभी ट्रक के डैशबोर्ड से राख गिरने लगी। देवी की तस्वीर काली पड़ गई और इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने ट्रक रोक दिया, बाहर उतरा और देखा मैं भोले बाबा के ढाबे के ठीक सामने खड़ा हूं। वो ढाबा जो 3 महीने पहले जल चुका था, पर आज वो पूरी तरह खड़ा था, रोशनी में नहाया हुआ। अंदर से वही बूढ़ा बाबा निकल रहा था, मुस्कुराते हुए। वो बोला, आ गया बेटा अशोक, देर कर दी तूने। मैंने कांपते हुए कहा, तू जिंदा है? वो हंसा, हम कभी मरे ही नहीं बेटा, हम तो बस इंतजार कर रहे थे तेरे आखिरी सफर का। ढाबे के अंदर की रोशनी झपकने लगी और मैंने देखा वहां कुर्सियों पर कई लोग बैठे थे, सब ड्राइवर, सब राख से ढंके हुए और सब बिना सिर के। एक कुर्सी खाली थी और उस पर लिखा था अशोक मंडल। वो खुद बोलते हुए रुकता है, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं पीछे हटना चाहता था, पर जमीन जैसे चिपक गई थी। बाबा आगे बढ़ा, बोला, बैठ जा बेटा, बहुत चल लिया तू, अब आराम कर। मैंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से जय हनुमान चिल्लाया। चारों तरफ आग भड़क उठी, ढाबा जलने लगा। वो सारे सिर कटे ड्राइवर चिल्लाने लगे, जा अशोक, भाग जा, अभी वक्त है। मैं भागा, पूरी जान लगाकर भागा। ट्रक में चढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और ढाबे से निकल गया। पीछे देखा तो ढाबा फिर राख बन चुका था। आसमान में राख के बादल उठ रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, साइड मिरर में देखा, मेरे पीछे की सीट पर कोई बैठा था। वो सिर कटा आदमी। अब उसके हाथों में मेरा लॉकेट था जो मां ने दिया था। वो बोला, सफर पूरा हुआ, अब तू हमारा है। मैंने ट्रक रोका, पीछे पलटा, कोई नहीं था, लेकिन सीट पर राख का ढेर और जलता हुआ लॉकेट पड़ा था। उस दिन सुबह जब घर पहुंचा, मां बोली, बेटा तेरे आने से पहले ही तेरा लॉकेट मंदिर में जल गया था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जाकर वही लॉकेट उठाया। वो अब सिर्फ राख था। वो गहरी सांस लेता है, उसकी आंखों में डर और थकान दोनों हैं। उस दिन के बाद से मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया, पर आज भी जब रात के 12 बजते हैं और NH 33 की तरफ हवा चलती है, तो मुझे फोन की रिंग सुनाई देती है और कभी कभी कोई अदृश्य आवाज कान में फुसफुसाती है, अब सफर पूरा नहीं होगा अशोक। वो रुकता है, धीरे धीरे लोगों की तरफ देखता है। लोग सोचते हैं ये बस कहानी है, पर जो उस रास्ते से गुजरा है वो जानता है NH 33 पर रात में चलने वाले ड्राइवर कभी अकेले नहीं होते। वो रास्ता जिनका सफर अधूरा है, उनकी आत्माएं वहीं रोक लेती हैं। और अगर किसी ने बिना पूजा, बिना सिर झुकाए उस सड़क को पार किया, तो अगली बार वो खुद किसी और ड्राइवर की कहानी बन जाता है। वो ठहरता है, लालटेन बुझा देता है, और दोस्तों, वो सिर कटा आदमी वो अब भी वही है। वो हर गुजरते ट्रक की हेडलाइट में खड़ा रहता है और इंतजार करता है अगले अशोक मंडल का। उस रात जब मैंने गंगा जल फेंका न, तो लगा जैसे पूरा जंगल एक साथ चीख उठा हो। वो जला हुआ बूढ़ा, उसके नाखून, वो सिर कटा आदमी, सब कुछ एक पल में गायब हो गया। मेरी गाड़ी हिलना बंद हुई, इंजन शांत हो गया और मैं वहीं ट्रक के अंदर सांस रोके बैठा रहा। मुझे याद है उस वक्त मेरी घड़ी में 4:10 हो रहे थे और मोबाइल में वही 11:45 रात। पता है उस समय मुझे क्या लगा? जैसे किसी ने मेरी आत्मा को आधा जिंदा आधा मरा छोड़ दिया हो। पुलिस की गाड़ी जब गुजरी, मैं दरवाजे से झांक भी नहीं पाया। मैं सिर्फ ना वहीं सोचता रहा, क्या वो सब खत्म हो गया? लेकिन दोस्तों, NH 33 पर कोई चीज खत्म नहीं होती। वो बस थोड़ी देर के लिए छुप जाती है। वो गहरी सांस लेता है। सामने बैठे एक नौजवान पूछ बैठता है, फिर क्या हुआ अशोक भैया, क्या हुआ? सुनो, असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। सुबह जब आंख खुली, मैं पेट्रोल पंप के सामने था। पुलिस वाले बोले, ड्राइवर सो गए थे क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी ट्रक में डीजल नहीं था। दरवाजे पर 3 खून की लकीरें खींची थीं। उन्होंने सोचा शायद किसी ने शरारत की होगी, लेकिन मैं जानता था वो लकीरें किसी इंसान के नाखूनों से नहीं, किसी जली हुई आत्मा से बनी थीं। मैंने वहीं फैसला कर लिया कि अब इस हाईवे पर नहीं लौटूंगा। माल खाली किया, रांची की डिपो को चाबी दी और वापस अपने बक्सर चला आया। वो थोड़ा पानी पीता है, फिर धीरे से बोलता है, घर आया तो लगा सब ठीक है। बीवी खुश थी, बेटा विशाल स्कूल गया था, लेकिन भाई
रात को जब मैं कमरे में लेटा तो खिड़की से एक हल्की सी बदबू आई, जली हुई लकड़ी और पुराने मांस की। मैंने खिड़की खोली, सोचा शायद कोई कुछ जला रहा होगा, लेकिन बाहर सिर्फ कोहरा था और वो कोहरे में मुझे लगा जैसे कोई साया सड़क पार कर रहा हो, बिना सिर के। मैंने आंखें बंद कर ली, अपने मन को समझाया, नहीं अशोक, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन डर की बात यह है कि अगली सुबह जब विशाल उठा तो उसने कहा, पापा, रात में कोई मुझे बुला रहा था, मेरे नाम से, विशाल विशाल, चलो एनएच पर। मेरा दिल वहीं डूब गया। मैंने कुछ नहीं कहा, उसे मां के पास भेज दिया। दिन बीतते गए, लेकिन हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी दीवार पर राख के निशान, कभी घर के बाहर ट्रक की हॉर्न जैसी आवाज। मैंने अपनी ट्रक बेच दी थी, लेकिन वो आवाज वही थी, मेरे अशोक लेलैंड की। वो हॉर्न जो सिर्फ मेरे ट्रक में था, जो अब किसी कबाड़ खाने में पड़ा था। अशोक अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता है, चेहरा गंभीर हो जाता है। एक दिन मुझे लगा सब ठीक हो गया है। मैंने अपने पुराने मंदिर में जाकर पूजा की, गंगा जल चढ़ाया। लेकिन उस रात मेरे सपने में फिर वही जला हुआ बूढ़ा आया। वो बोला, अशोक, तुम भाग सकते हो, पर शाप नहीं टूटेगा। अब ये तुम्हारे बेटे के खून में है। मैं पसीने में भीग गया। सुबह उठा तो विशाल के तकिए के नीचे राख मिली, और वो राख वही थी जैसी मेरे ट्रक के केबिन में उस रात फैली थी। सामने बैठी भीड़ सिहर जाती है, कोई खांसता है, कोई सिर झुकाता है। अशोक फिर बोलता है। मैं डर के मारे पंडितों के पास गया, कहा, बाबा, कोई है जो मेरे पीछे पड़ा है? मेरी गाड़ी, मेरा बेटा, सब कुछ। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और बोला, ये कोई आम आत्मा नहीं, यह तेरे कर्म का शाप है। तूने कभी किसी की जान ली थी सड़क पर। मेरा शरीर सख्त हो गया, क्योंकि 15 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक आदमी रात में अचानक मेरे ट्रक के आगे आ गया था। मैंने ब्रेक मारी, पर देर हो चुकी थी। वो आदमी सड़क पर गिरा और मर गया। मैं डर गया था। पुलिस में केस होता तो मेरा लाइसेंस चला जाता, इसलिए मैंने उसके शरीर को किनारे रखकर भाग लिया। बस वही गलती, वही पाप NH 33 का दरवाजा मेरे लिए खोल गया। अब समझ आया, वो सिर कटा आदमी, वो जला हुआ ढाबे वाला, वो सब उसी मर चुके आदमी के रूप थे जिसे मैंने कुचला था। लेकिन अब वो सिर्फ मुझसे बदला नहीं चाहता था, वो मेरी नस्ल मिटाना चाहता था। अशोक की आवाज भारी हो जाती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। भाई लोगों, उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अमावस्या थी, आसमान में छांट नहीं, सिर्फ बादल और बिजली। मैं दुकान बंद करके घर लौटा तो विशाल का कमरा खाली था। फर्श पर राख का ढेर था और उसके ऊपर एक छोटा ट्रक रखा था, बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा। मैंने वो ट्रक उठाया। अंदर ड्राइवर की सीट पर मेरे बेटे की स्कूल यूनिफॉर्म की तस्वीर रखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी बाहर सड़क से वही हॉर्न सुनाई दिया, धीमा, खिंचा हुआ, जैसे किसी और दुनिया से आ रहा हो। मैं भागा नंगे पैर बाहर, बरगद वाले चौराहे की ओर। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, और वहां सड़क पर मेरा पुराना ट्रक जा रहा था, वही अशोक लेलैंड 3118। ट्रक धीमे चल रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, लेकिन उसके केबिन में कोई ड्राइवर नहीं था। बोनट पर मेरा बेटा विशाल बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सन्नाटा था। वो मुस्कुरा रहा था, वही नुकीली भयानक मुस्कान जो उस बूढ़े ढाबे वाले की थी। मैंने चिल्लाया, विशाल, विशाल, नीचे उतर। ट्रक रुक गया और विशाल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था, तुमने पूजा नहीं की थी अशोक, NH 33 अपना हिसाब पूरा करता है। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा, मेरे पैर सुन्न, और तभी ट्रक के अंदर से, खिड़की से, वही जला हुआ चेहरा बाहर झांका। उसके होंठ हिले। शुक्रिया ड्राइवर, आज रात हमारी भूख मिट गई। फिर ट्रक की हेडलाइट्स चमकी और वो अंधेरे में गुम हो गया। उस दिन के बाद से विशाल कभी वापस नहीं आया। अशोक एक लंबी सांस छोड़ता है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लोग कहते हैं पुलिस ने उसकी गुमशुदगी दर्ज की है। बीवी अब भी मानती है कि बेटा कहीं खो गया है, पर मैं जानता हूं विशाल खोया नहीं, वो अब NH 33 पर सफर कर रहा है। रात को जब मैं अपने बरामदे में बैठता हूं, कभी कभी सड़क से हॉर्न की आवाज आती है, धीरे से, पाह पाह,
और हवा में राख की गंध फैल जाती है। मैं समझ जाता हूं वो मेरा बेटा है। वो अब किसी और ड्राइवर को लेने जा रहा है। वो भीड़ की तरफ देखता है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। भाई लोग, अगर कभी तुम रांची से जमशेदपुर की तरफ निकलो ना, तो नामकुम के पास वाले मंदिर में जरूर रुकना। 1 रुपए का सिक्का चढ़ा देना, मथा टेक देना, क्योंकि अगर तुमने पूजा नहीं की तो वो सिर कटा आदमी, वो जला हुआ बूढ़ा और मेरा बेटा विशाल तुम्हारे ट्रक की छत पर सवार हो जाएंगे और फिर तुम्हारा सफर कभी पूरा नहीं होगा। कहानी नहीं है ये मेरा पाप है जो आज भी NH 33 की डामर में जल रहा है। अब जो सुनने जा रहे हो ना, वो शायद मेरा आखिरी बयान है, क्योंकि मैं जानता हूं आज रात के बाद शायद मैं भी नहीं रहूंगा। हर अमावस्या को NH 33 पर वो ट्रक निकलता है और आज वही रात है। वो कांपता है, चेहरा सख्त, आंखें फटी हुई। पिछले महीने की बात है, मैंने सब छोड़ दिया था, गाड़ी, रास्ता, डिपो, सब कुछ। सोचा किसी नए शहर में जाकर शुरू करूं, लेकिन जब नियति ने पकड़ रखी हो तो आदमी कहीं भी भाग जाए, रास्ता वहीं मिलता है। उस दिन एक आदमी आया मेरे घर, उम्र लगभग 45 साल, हल्की दाढ़ी, गले में ताबीज। बोला, मंडल जी, आपका नाम बहुत सुना है, एक काम था। मैंने कहा, अब मैं गाड़ी नहीं चलाता। वो मुस्कुराया, काम गाड़ी का नहीं, हिसाब का है। मैं चौंक गया, पूछा, कौन सा हिसाब? वो बोला, NH 33 का। आज रात वहां एक पूजा रखी गई है तुम्हारे बेटे के लिए। उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने किसी को कभी नहीं बताया था कि मेरा बेटा अब उस सड़क पर है। मैंने पूछा, किसने भेजा तुम्हें? उसने धीरे से कहा, जिसे तुमने मारा था वही आदमी। और इतना कहकर वो चला गया। मैं वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी ने मेरी रगें काट दी हूं। रात के 9 बजे तक मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन दिल में एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई बुला रहा हो। मैं उठा, गाड़ी नहीं थी, तो पुराने स्कूटर पर बैठा और निकल पड़ा उसी दिशा में, रांची की तरफ। सामने बैठे लोग अब धीरे धीरे सरक कर पास आ जाते हैं। हवा में धूप बत्ती की महक है। रात का समय, कोहरा बहुत घना था। नामकुम पार करते ही लगा हवा में फिर वही जली हुई बदबू घुल गई है। मैंने स्कूटर सड़क के किनारे लगाया और चल पड़ा पैदल। NH 33 की वो सड़क आज भी वैसी ही थी। सड़क पर वही झिलमिलाती रोशनी, वही सूनी हवा और वही बरगद का पेड़, जहां मेरा बेटा आखिरी बार दिखा था। मैंने जैसे ही पेड़ के पास कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और फिर किसी ने मेरा नाम पुकारा, अशोक। वो आवाज गूंजी जैसे किसी पुराने टीन के ड्रम के अंदर से आई हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अचानक सड़क पर एक ट्रक की हेडलाइटें जली। मैंने देखा वही मेरा पुराना अशोक लेलैंड। उसका बोनट टूटा हुआ, शीशे में दरार और नंबर प्लेट वही JH 056221। ट्रक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और उसके केबिन से किसी बच्चे की हंसी आई। पापा, बैठो ना, बहुत दिन हो गए। मैंने कांपते हुए कदम बढ़ाया और भाई, आज भी जब वो पल याद करता हूं तो सीना फट जाता है। केबिन का दरवाजा खुला, अंदर धुआं था। सीट पर विशाल बैठा था। उसकी आंखें अब पूरी काली, चेहरा राख से ढका हुआ, लेकिन मुस्कान वही थी। वो बोला, पापा डरिए मत, अब सब ठीक हो जाएगा, बस चलिए, हमें किसी को लेने जाना है। मैंने कहा, किसको बेटा? वो बोला, जो सुनता है, जो कहानी सुनता है। और भाई, ये शब्द मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा, जो भी हमारे बारे में जान लेता है वो हमारी सवारी बन जाता है। कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर डर उतर आता है। कोई धीरे से माला पकड़ लेता है। अशोक की आवाज भारी हो जाती है। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं उस ट्रक में चढ़ चुका था। गियर अपने आप बदल रहे थे, स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था और ट्रक हवा में उड़ रहा था। सचमुच उड़ रहा था भाई। नीचे गांव के घर, खेत, नदियां, सब छोटे छोटे खिलौने जैसे लग रहे थे। मेरा बेटा हंस रहा था और मैंने देखा सड़क के किनारे सैकड़ों आत्माएं चल रही थीं, सिर कटे, जले हुए और अधूरे शरीर वाले। उन सब की आंखें चमक रही थीं और वो ट्रक के पीछे पीछे चल रहे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, अशोक मंडल, तेरा पाप पूरा नहीं हुआ। दूसरा बोला, हर सवारी जो तुझसे कहानी सुनेगी वो भी रास्ते की मिट्टी बन जाएगी। मैंने चीख कर कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन विशाल बोला, अब कुछ नहीं हो सकता पापा, आपने जो रास्ता चुना था अब वो खत्म नहीं होगा।
और तभी ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। जब मुझे होश आया तो मैं सड़क के किनारे पड़ा था, पास में वही बरगद का पेड़। ट्रक गायब था, विशाल गायब, सब कुछ जैसे सपना हो। लेकिन मेरे हाथ में राख थी और उस राख में मेरे बेटे की बटन वाली शर्ट का टुकड़ा। मैंने वहीं बैठकर रोया, इतना रोया कि आवाज ही नहीं निकली। फिर मैंने वहीं गंगा जल छिड़का और प्रण किया। अब यह कहानी किसी को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन भाई डर यहीं खत्म नहीं हुआ। वो रुकता है, लोगों की तरफ देखता है, आवाज में एक अजीब थरथराहट है। 2 दिन बाद जो आदमी मेरे घर आया था, वही ताबीज वाला, उसकी लाश मिली NH 33 के किनारे, उसी बरगद के नीचे, और उसके माथे पर राख से लिखा था, कहानी सुनी थी। तब मुझे समझ आया कि वो आत्माएं अब सिर्फ मुझसे नहीं जुड़ी, अब वो किसी से भी जुड़ सकती हैं जो हमारी कहानी सुने। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है, कोई भी आवाज नहीं करता। अशोक हल्के से मुस्कुराता है, जैसे किसी गहरी सच्चाई को स्वीकार कर रहा हो। आज मैं यहां आखिरी बार बोल रहा हूं, क्योंकि आज रात अमावस्या है। बाहर देखो, कोहरा घना हो गया है, हवा में राख की गंध है। वो ट्रक फिर आएगा, वही पुराना लेलैंड, वही हॉर्न, वही साया। वो आएगा और मैं जाऊंगा। वो धीरे धीरे खड़ा होता है, आंखें बंद करता है और धीरे से बोलता है, अगर मैं कल सुबह नहीं मिला तो जो ये कहानी सुन रहे हो ना, तुमसे एक विनती है, कभी भी NH 33 पर रात को सफर मत करना। अगर करना भी पड़े तो मंदिर में जाकर गंगा जल चढ़ाना, वरना तुम्हारा नाम भी उसी राख में लिखा जाएगा। अचानक बिजली गिरने की आवाज आती है। कुछ लोग डर कर उठ खड़े होते हैं। जब सब बाहर देखते हैं तो दरवाजे के पास राख के पैरों के निशान बने होते हैं, जो सड़क की तरफ जाते हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग आए तो अशोक मंडल नहीं था। कुर्सी खाली थी, लेकिन वहां राख का ढेर पड़ा था और राख के बीच एक ताबीज, वही जो उस आदमी के गले में थी। कहते हैं उसी रात एक ट्रक देखा गया था NH 33 पर। उसका नंबर वही था, हेडलाइट्स टूटी हुई और बोनेट पर एक आदमी बैठा था, बिना सिर के। लोगों ने बताया ट्रक के पीछे से बच्चों की हंसी आ रही थी और हर मोड़ पर सड़क पर राख की लकीर बन रही थी। उसके बाद किसी ने भी अशोक मंडल को नहीं देखा, लेकिन कुछ ड्राइवर कहते हैं रात को जब वो उस सड़क से गुजरते हैं तो ट्रक के रेडियो से एक आवाज आती है, भाई लोग, ये कहानी नहीं, मेरा पाप है। और हॉर्न की धीमी आवाज दूर तक गूंजती रहती है, पा पा पा। NH 33 अब भी वही है, लेकिन वहां का हर सफर अधूरा है, क्योंकि जिसने एक बार इस कहानी को सुन लिया वो अब इस सफर का हिस्सा बन गया। अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ हवा में राख की गंध। तो दोस्तों, ये थी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मानो कि यह सबसे बड़ा पाप ही था मेरी जिंदगी का। और दोस्तों, मेरी जिंदगी की आप भी थी। आप लोगों को कैसी लगी? प्लीज कृपया गुमनाम नाइट चैनल में अपना प्यारा सा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पता नहीं आपको कैसी लगी, लेकिन एक बात तो पक्की है, हर सच्ची कहानी का डर उसके खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक साथ रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बस कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली डर कहानी खत्म होने के बाद शुरू होता है। क्योंकि कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, बल्कि हम उनके साथ रह जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, और हाँ, चैनल गुमनाम नाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते रात के सन्नाटे में छुपी एक सच्ची डरावनी दास्तान आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। और दोस्तों, आप में से कई लोग कहानी सुनते तो हैं पर कमेंट नहीं करते, तो आज एक काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए कि आज की कहानी का कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया, या फिर कौन सी लाइन आपके दिल में उतर गई। आपके कमेंट ही मेरी असली ताकत है, वही मुझे अगली कहानी लिखने की हिम्मत देते हैं। और हाँ दोस्तों, याद रखना, कहानी सुनकर सो जाना आसान है, लेकिन कहानी के भीतर जो डर छिपा है वो आपको नींद नहीं लेने देगा। इसलिए अगली बार जब रात गहरी हो और कहीं दूर से हवा सरसराए, तो एक बार मुड़कर पीछे जरूर देखना, क्या पता कोई साया अब भी तुम्हें सुन रहा हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली गुमनाम रात में एक नई सच्ची डरावनी दास्तान के साथ, जहां फिर से हम मिलेंगे डर, सन्नाटे और रहस्य के उस मोड़ पर,
जहां से वापस लौटना हमेशा आसान नहीं होता। गुमनाम नाइट की तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो अब दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं गुमनाम नाइट पर अगली डरावनी कहानी के साथ, किसी रहस्यमय वक्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।